वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के जो मॉडल पेपर है उसका अभ्यास करेंगे। इस वीडियो से पहले मैं 4 मॉडल पेपर का अभ्यास करवा चुका हूँ। चारों के वीडियो चैनल पे अपलोड है, आराम से आप देख सकते हैं। आज हम 5वें मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे और इस मॉडल पेपर में बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न संभावित बन रहे हैं और जिस पैटर्न में परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उसी के अनुसार अभ्यास करेंगे। कोशिश करूंगा कि छोटे जो सवाल है 1 नंबर के रिक्त स्थान या अतिरिक्त लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है उनका अभ्यास करवाऊंगा। बड़े प्रश्नों का अभ्यास करवाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है, जो वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न पहले पूछे जाएंगे कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था। आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए थे। तो कब गिराए थे? अगस्त 1914, अगस्त 1945, अक्टूबर 1918 और अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर है अगस्त 1945। आपको पता होगा जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 और 8 अगस्त 1945 को जापान ने 2 बम गिराए थे, जिनका नाम वो फैटमैन और लिटिल बॉय था। अगला हमारा प्रश्न है, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच के विभाजन की प्रतीक थी। तो दोनों दुनियाओं के बीच में विभाजन का प्रतीक के रूप में एक दीवार थी, वो कौन सी थी? उत्तर है बर्लिन की दीवार, चीन की दीवार, शॉक थेरेपी या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बर्लिन की दीवार। जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन थी उसमें दीवार बनाई गई थी और जिससे पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का विभाजन किया गया था। तो वो एक शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच में विभाजन का प्रतीक थी। इस तरह से क्यूबा मिसाइल संकट है वो चरम बिंदु था शीत युद्ध का। तो ये भी आपको विशेष इंपॉर्टेंट याद रखना है। शिमला समझौता कब हुआ? 1970, 1972, 1974 या 1976। तो इसका सही आंसर है 1972 में। अगला हमारा प्रश्न है, पंचशील की घोषणा कब हुई थी? 1932 में, 1948 में, 1954 में, 1962 में। तो पंचशील की घोषणा 1954 में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, किस दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा? 1960 के दशक में या 1970 के दशक में, 80 के दशक में या 2000 के दशक में? इसका सही आंसर है 1960 के दशक में पर्यावरण के मुद्दे ने जोर पकड़ा और विभिन्न प्रकार के भारत में पर्यावरण संरक्षण संबंधी जो भी आंदोलन वगैरह है वो मांग शुरू हुई। अगला हमारा प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात देश के समक्ष प्रमुख चुनौती कौन सी थी? तो पहला ऑप्शन है लोकतंत्र कायम रखने की, राष्ट्र निर्माण की, सामाजिक विकास की या औद्योगिक विकास की। तो स्वतंत्रता के पश्चात देश के समक्ष प्रस्तुत जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी राष्ट्र निर्माण की। जैसे कि आपके पाठ का भी नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो ये पहली चुनौती थी, इसी में दूसरी चुनौतियाँ शामिल थी। अगला है नीति आयोग है। जैसे कि आपको बताओ योजना आयोग का विघटन करके अब नीति आयोग किया गया है, जिसकी NIT नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है नीति आयोग। तो ये क्या है? एक स्टाफ अभिकरण है, एक सूत्र अभिकरण है, एक सहायक अभिकरण है। ये न तो स्टाफ है और न ही सूत्र अधिकरण है। तो इसका सही आंसर है ये एक स्टाफ अभिकरण है। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम मुख्यतः किस उद्देश्य की सहायता करता है? सूचना का अधिकार जो अधिनियम है वो किस लिए लाया गया है? एक तरह से आपको इसका उद्देश्य बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है कानूनी सुधार, दूसरा राजनीतिक सुधार, तीसरा सामाजिक अखंडता और चौथा है पारदर्शी प्रशासन। तो सूचना का अधिकार वैसे नाम से स्पष्ट है, पारदर्शी प्रशासन, यानी प्रशासन में किस किस मद पे कितना खर्च हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये सारी जो पारदर्शिता है वो दर्शाने के लिए सूचना का अधिकार है। आम नागरिक है वो किसी भी विभाग से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकता है कि किस मद में क्या क्या कार्य किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो इसके संबंध में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय संविधान के बारे में लागू कब किया गया, अंगीकृत कब किया गया, हस्ताक्षर कब हुए, तीनों तारीखें अलग अलग है। तो अब प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? नवंबर 1948, अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो प्रश्न पूछा है अंगीकृत कब किया गया, तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अगला है, निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? WHO, IMF, AFO या OPEC। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी जो मुद्रा कोष वगैरह है, और OPEC। तो इसका सही आंसर है OPEC। OPEC का मतलब होता है OPEC, यानी जो OPEC है वो ऑयल एंड पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो खास करके तेल निर्यातक देश है जिसमें विशेष रूप से अरब या खाड़ी के देश शामिल हैं, उनका संगठन है। बाकी तीनों जो अंग है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां हैं। तो ये OPEC इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? 1953 में, 1958, 1963 में या 1968 में?
नागालैंड राज्य का गठन, तो इसका सही आंसर है 1963 में। एक फेमस कविता है जो किसने लिखी थी, सुबह आज़ादी, सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी, शायर लुधियानवी, फैज अहमद फैज, मोहम्मद इकबाल या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो अगर आपने पाठ थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एक कवि का नाम, जो उर्दू के कवि, उनका नाम आया हुआ है पाठ्य पुस्तक में, तो उसका सही आंसर है फैज अहमद फैज। इनसे संबंधित प्रश्न है वो लगभग हर साल पूछा जाता है, तो इनके एक दो जो भी रचनाएं हैं वो आप जरूर देख लें। अगले है रिक्त स्थान। अगले रिक्त स्थान है खाली जगह। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। अमेरिका का जो मानवाधिकार संगठन है वो है ह्यूमन राइट वॉच। कई बार इसका दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि ह्यूमन राइट वॉच क्या है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला है सामूहिक फॉर्म को किस में बदला गया, तो सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदला गया। दूसरा जो मानवाधिकार संगठन है, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो अपराध या मानवाधिकार संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगर आपको कोई प्रश्न पूछा जाए मान लो 2 नंबर में कि दो किन्हीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का नाम बताओ, तो एक तो आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल कर देना है, और एक है ह्यूमन राइट वॉच जो अमेरिका का है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल ये भी है एक मल्टीनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। अगला है खाली जगह सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था खाली जगह पर निर्भर रही, तो 20वीं सदी की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की अधिकांशतः तेल पर निर्भर रही। आज भी तेल है वो विश्व अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तेल के भाव, कच्चे तेल के भाव विशेष रूप से जब भी बढ़ते हैं या घटते हैं, विश्व के पूरे मार्केट पे इसका असर पड़ता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में खाली जगह की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, तो छुआछूत। भारतीय जो संविधान है उसमें अस्पृश्यता या छुआछूत की जो प्रथा है उसको समाप्त कर दिया गया है। अगला है, सभी खाली जगह समुदाय किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए खाली जगह है, तो सभी जो भी धार्मिक समुदाय किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी ऐसे प्रश्न जिनका प्रश्न आप उत्तर है एक शब्द या एक पंक्ति में आपको देना है, एक लाइन में देना है। विशेष ध्यान ये रखें कि जहाँ आपको एक शब्द या पंक्ति का कहा हुआ है तो आपको एक लाइन या मैक्सिमम 1.5-2 लाइन से ज़्यादा उत्तर नहीं लिखना है। आप इसमें 10 लाइन भी भरेंगे तो नंबर आपको सिर्फ एक ही मिलेगा। और दूसरी बात, इसमें जो समय आप एक्स्ट्रा देंगे वो समय आप बड़े प्रश्नों के लिए कम पड़ जाएगा। तो जितना पूछा हुआ है उतना ही दें, क्योंकि नंबर आपका एक है, तो आप एक शब्द लिखेंगे तो भी एक नंबर मिल जाएगा, और अगर 10 शब्द या मतलब 10 लाइनें लिखेंगे तो भी एक से ज़्यादा अंक नहीं मिलेगा। जैसे एनपीटी का फुल फॉर्म क्या है, अब इसमें फुल फॉर्म पूछा तो आपको सिर्फ फुल फॉर्म लिखनी है, इसके बारे में पूरी जो भी है गाथा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो एनपीटी का मतलब है परमाणु अप्रसार संधि या ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर। अगला है शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है, तो शॉक थेरेपी का सामान्य अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। जैसे कि मेडिकल के क्षेत्र में शॉक, जैसे किसी मानसिक अवस्था में शॉक दिया जाता है, झटका दिया जाता है, उसी तरह से शॉक का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो जब शाब्दिक अर्थ पूछा तो आपको शाब्दिक अर्थ ही देना है। अगर इसका संदर्भ पूछा जाए तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में या तो अलग बात है, बाकी सामान्य रूप से अगर अर्थ पूछा जाए तो इसको आपको अर्थ लिखना है। निःशस्त्रीकरण का क्या अभिप्राय है, तो निःशस्त्रीकरण से तात्पर्य विश्व शांति के लिए कुछ खास किस्म के हथियारों पर रोक लगाने से, हथियारों की जो भी बनावट है उनको रोकने से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय आंदोलन के नेता एक पंथ निरपेक्ष राज्य के पक्षधर क्यों थे। उसका उत्तर है क्योंकि किसी धर्म विशेष को राज्य का संरक्षण दिया जाना भारत के विभिन्न धर्मावलंबियों के मूल अधिकारों को हनन करता। यानी भारत है वो शुरू से ही वो संस्कृति वो विविध धर्मों वाला देश रहा है, और किसी एक धर्म को राज्य द्वारा संरक्षण दिया जाए तो दूसरे जो भी धर्म के अनुयायी है उनके साथ में ये अन्याय होता या मूल अधिकारों का उनका उल्लंघन होता। इसलिए भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कब आरंभ किया गया। आपको पता होगा वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में देश में दुग्ध उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था, और जो 1970 में किया गया था। इसकी शुरुआत गुजरात के आणंद से हुई थी। अगला है, जन आंदोलन से क्या तात्पर्य है। जन आंदोलन, जैसा कि नाम से ही इसमें आपको पता चल जाएगा, जन यानी आम जनता, और आंदोलन का मतलब है जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे आंदोलन जो दलगत राजनीति से दूर और जन सामान्य के हित में चलाए जाते हैं उन्हें जन आंदोलन कहा जाता है। जन आंदोलन का मतलब हो गया जनता द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें किसी भी पार्टी विशेष का कोई विशेष योगदान नहीं होता। आम जनता अपने समस्याओं या अपनी मांगों को लेकर के जो आंदोलन चलाती है उसको जन आंदोलन कहा जाता है। अगला है, साझी संपदा के 4 उदाहरण बताइए। आपको किताब में भी काफ़ी उदाहरण दिए हुए हैं। साझी संपदा, साझी संपदा का मतलब हो गया ऐसी संपदा जिस पे किसी एक व्यक्ति का नहीं होकर के कई लोगों का या समुदाय का अधिकार होता है। तो जैसे संयुक्त परिवार का चूल्हा, जिसमें परिवार के सभी जो भी सदस्य होते हैं उन सभी का एक तरह से अधिकार होता है। ये
छोटा सा उदाहरण, इसके अलावा चारागाह है, मैदान है, नदियाँ हैं, या जो भी प्राकृतिक बड़े बड़े संसाधन हैं, पर्वत, पहाड़, मैदान वगैरह, इन सब पे लगभग सभी का अधिकार होता है। तो ये साझी क्षमता के उदाहरण हैं। अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों के नाम लिखे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के तो सदस्य खूब है, लेकिन जो प्रमुख संस्थापक सदस्य है अगर उनका नाम लिखेंगे तो ठीक रहेगा। तो इसमें भारत है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, यूगोस्लाविया है, गाना है। ये जो देश है ये इसके संस्थापक सदस्य भी है और गुट निरपेक्ष के मतलब स्तंभ देश है, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। अगला हमारा प्रश्न है, शीत युद्ध के अंत का क्या प्रभाव पड़ा। तो विश्व में जब दो ध्रुवीय विश्व था उस समय शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध का अंत का मतलब जब सोवियत रूस का जो विघटन हो गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि विश्व है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में बदल गया, यानी कि विश्व में दो ध्रुवीयता के बाद में एक ध्रुवीयता की ओर, यानी अमेरिका का जो वर्चस्व है वो एक तरह से बढ़ गया। अगला प्रश्न है, भारतीय किसान यूनियन द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे कौन से थे। भारतीय किसान यूनियन BKU द्वारा जो भी मुद्दे उठाए गए थे उनमें सबसे पहला मुद्दा तो था बिजली की दरों में वृद्धि को विरोध करना और नकदी फसलों के सरकारी खरीद मूल्यों में वृद्धि की मांग करना। अगला है, गठबंधन सरकार के पक्ष में दो तर्क दीजिए, विपक्ष में दो तर्क दीजिए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आपको परीक्षा में प्रश्न को 2-3 बार अवश्य पढ़ना है। अब इसमें अगर जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो गठबंधन सरकार के पक्ष में दो तर्क लिखिए। अगर आपने ये लिख के आ गए तो पूरा इसका आंसर है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि गठबंधन सरकार के विपक्ष में तर्क दीजिए। तो ये आपको जरूर देखना है कि पक्ष लिखा है या विपक्ष लिखा है, जल्दबाजी नहीं करें। खास करके प्रश्न को तो कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ लें। तो गठबंधन सरकार के विपक्ष में तर्क, यानी इसकी क्या कमियां हैं गठबंधन सरकार की। तो पहली कमी तो एक राजनीतिक अस्थिरता, क्योंकि गठबंधन में अलग अलग दल है, उनकी अलग अलग नीतियां होती है और वो किसी न किसी एक समझौते के तहत शामिल होते हैं, लेकिन जब भी उनके हित टकराते हैं वो उस गठबंधन से दूर जाने की कोशिश करते हैं और सत्ता जो भी बहुमत है वो भंग हो जाता है और इस तरह से सरकार है अस्थिर हो जाती है। और ऐसी घटनाएं अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में कई बार हुई। तो ये गठबंधन सरकार की कमियां हैं। दूसरा जो कमी है, नीतियों में दृढ़ता का अभाव, यानी गठबंधन सरकार में जो भी नीतियां हैं वो अलग अलग पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है, तो सबकी अलग अलग नीतियां होती है, तो एक निश्चित दृढ़ता इनमें नहीं पाई जाती। तीसरा, जो गठबंधन सरकार है उसमें जो प्रधानमंत्री होता है वो कमज़ोर होता है, क्योंकि वो सभी दलों को साथ में लेकर चलना पड़ता है और अपनी सभी की जो भी सहमति होती है उसी बात को आगे बढ़ा सकता है। अन्य में जहाँ एक भी दल अगर विरोध में होता है तो उसको सरकार गिरने का खतरा रहता है। इस तरीके से गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति तुलनात्मक रूप से कमज़ोर होती है, राजनीतिक अस्थिरता होती है, नीतियों में दृढ़ता का अभाव होता है। इसी तरह से एक दो कोई और भी तर्क आप अपने मन से लिख सकते हैं। अगला, लेकिन जब प्रश्न 2 नंबर का है तो आपको 2 ही लिखने हैं, 2 से ज़्यादा लिखने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। अगर आपके पास समय है तो एक आध एक्स्ट्रा लिखेंगे तो उसी में पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। अगला है, केंद्रीकृत नियोजन क्या है। तो केंद्रीकृत नियोजन का मतलब एक ही केंद्र से योजना लागू करना केंद्रीकृत नियोजन है, यानी किसी भी योजना पर एक जगह से कंट्रोल करना वो केंद्रीकृत योजना है। विकेंद्रीकृत का मतलब हो गया सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सत्ता का भागीदार बनाना। अब है लघुत्तरात्मक प्रश्न, यानी कुछ ऐसे प्रश्न जो लगभग 2 नंबर के और जिसकी शब्द सीमा 50 शब्द है। अब इनके उत्तर है आपको 1 या 2 लाइनों में देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं देने। तो इसमें है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान में प्रासंगिकता, क्या प्रासंगिकता है। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इसके संस्थापक देश कौन से थे, इसकी क्या नीति थी। अब इसकी प्रासंगिकता वर्तमान में है या नहीं, तो इसमें प्रश्न जैसा भी आपको पूछा गया उसके अनुसार करना है। अब ये प्रासंगिकता पूछा है तो निश्चित रूप से अभी भी प्रासंगिक है, क्योंकि तभी ये चल रहा है और इसके सम्मेलन वगैरह निरंतर हो रहे हैं जो इसकी प्रासंगिकता को दर्शाते हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान में प्रासंगिकता है वो निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, गुट निरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है, गुट निरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश स्थिति में से स्वतंत्र हुए देशों के बीच में ऐतिहासिक जुड़ाव है और यदि वे देश साथ आ जाएं तो एक सशक्त ताकत बना सकते हैं या बन सकते हैं। यानी गुट निरपेक्षता में ज़्यादातर जो भी देश शामिल है वो किसी न किसी जो बड़े देश के उपनिवेश रह चुके हैं और जिनका साझा ऐतिहासिक जुड़ाव है, यानी सभी का अतीत है वो एक तरह से गुलामी का अतीत है, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके अच्छी सहयोग कर सकते हैं और ये अभी भी जरूरत है इसकी। दूसरा, गुट निरपेक्ष की नीति के कारण किसी भी गरीब और छोटे देश के किसी महाशक्ति का अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है, ये इसका बड़ा फायदा है। अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन नहीं होता तो जो भी नव स्वतंत्र देश होते भारत जैसे देश, उनको किसी न किसी गुट में, खास करके जो शीत युद्ध के दौरान जो 2 ध्रुवों में विश्व बटा हुआ था, किसी न किसी गुट में शामिल होना पड़ता। लेकिन गुट निरपेक्षता ने उन देशों को एक मौका दिया कि वो दोनों गुटों से अलग रह करके अपना स्वतंत्र विदेश नीति अपना सके। तो इसमें ये भी हो गया कि कोई भी देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकता है। चौथा पॉइंट है कि गुट निरपेक्ष देशों को आज भी परस्पर सहयोग की आवश्यकता है।
और इसके लिए इस मंच की उन्हें अति आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा महत्व इसको ज़रूरत है। अगला हमारा प्रश्न है, जो 5वां प्रश्न है कि भारत रूस संबंधों से रूस को क्या फ़ायदे हुए हैं? अब जैसे फ़ायदा हमेशा है, दोनों तरफ़ा होता है। तो सामान्य रूप से तो प्रश्न पूछा जाता है कि रूस से भारत को क्या फ़ायदा हुआ है? लेकिन प्रश्न आपको पढ़ना है कि प्रश्न में क्या पूछा हुआ है। तो अब इसमें पूछा कि भारत रूस संबंधों से रूस को क्या फ़ायदा हुआ है? सामान्य रूप से अपन पढ़ते हैं कि भारत को क्या फ़ायदा हुआ, तो भारत को खूब फ़ायदे हुए हैं। लेकिन हमेशा दोनों पक्ष जो भी लाभान्वित होते हैं, तो रूस को भारत से और लाभ तो भारत रूस के गहरे संबंधों से रूस भी लाभान्वित हुआ है, और जिसे निम्न बिंदुओं द्वारा सरलतापूर्वक स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है कि भारत रूस के लिए युद्ध के हथियारों के मामले में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, और हमारे देश का सैन्य जो सामग्री और तेल निर्यात करके रूस को पर्याप्त आर्थिक लाभ होता है। यानी रूस है वो कई बड़े बड़े हथियार उत्पादन करता है, खास करके जो भी जैसे सुखोई वगैरह जैसे जो विमान है जो रूस ने बनाए और भारत ने खरीदे हैं। तो भारत के कारण रूस का एक बड़ा जो भी खरीदार है, खास करके हथियारों का या तेल भंडारों का जो खरीदार है, एक बाजार है, वो भारत रूस के लिए है। तो ये रूस को फायदा हुआ है कि भारत रूस को अपना माल बेचने के लिए भारत का बाजार उपलब्ध है। अगला है क्रायोजेनिक रैकेट जैसे जो अंतरिक्ष अनुसंधान के उपयोगी साधनों को भारत को निर्यात करके रूस को फायदा पहुंचता है। यानी जैसे भारत ने जब परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका ने कई तरह के उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे। उस समय रूस ने काफ़ी हद तक भारत की मदद की थी। और क्रायोजेनिक जो रॉकेट है जिसमें तरल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस वगैरह है वो ईंधन के रूप में काम आती है, तो उनके निर्माण के बाद में उनको बेचने के लिए भारत है वो एक अच्छा मार्केट रूस के लिए साबित हुआ। इसी तरह दोनों देशों के जो वैज्ञानिक है संयुक्त रूप से अनेक परियोजनाओं में कार्य करने करके नवीन अनुसंधान करते रहते हैं, और इससे दोनों ही देशों को अत्यधिक लाभ पहुंचता है। और भारत ने रूस की विदेश नीति को अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया है। यानी भारत ने लगभग हमेशा रूस का समर्थन ही किया है, और रूस का भी भारत के साथ में सदा सहयोग का व्यवहार रहा है। तो इस तरीके से दोनों देशों को फायदा हुआ है, रूस को भी फायदा हुआ है, भारत को भी हुआ है। अब जो भी प्रश्न पूछा जाए उसी के अनुसार आपको उत्तर है वो उसको लिखना है। अगला है शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे? तो शॉक थेरेपी के निम्न परिणाम रहे। तो शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, जनता को जो भी बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा जो राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा है वो चरमरा गया। इससे मुद्रास्फीति बढ़ी, यानी कि जो वस्तुओं की कीमतें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई, और मुद्रास्फीति इतनी बढ़ी कि जमा पूंजी जाती रही। तो ये इसका नुकसान हुआ, क्योंकि कीमतें बहुत बढ़ जाती है तो लोगों की जो भी बचत है वो समाप्त हो जाती है। तीसरा जो पॉइंट था कि निजीकरण ने कई विषमताओं को जन्म दिया, और क्योंकि शॉक थेरेपी के दौरान निजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया। रूस में जो पहले समाजवादी व्यवस्था थी उसका धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर झुका हुआ, और पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों विशेषकर रूस में अमीर और गरीब की खाई है वो गहरी और तैयार हो गई। अगला जो था शॉक थेरेपी का परिणाम कि आर्थिक परिवर्तन को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उससे पर्याप्त स्थान भी दिया गया। लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्यात का कार्य भी ऐसी प्राथमिकताओं के साथ नहीं हो सका। इस तरीके से शॉक थेरेपी से वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, राज्य का नियंत्रण कम हो गया, और जो भी वहाँ की जो स्थिति समाजवादी व्यवस्था थी वो पूंजीवाद में बदल गई, गरीब अमीर की खाई है वो बढ़ गई। इस तरीके से ये उसके कुछ उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कोई 4 उद्देश्य बताइए। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में अगर आपको इसकी संस्था का जो इसका स्थापना का जो उद्देश्य है वही इसके उद्देश्य है कि इसकी स्थापना क्यों की गई। तो सबसे पहला जो इसका उद्देश्य था कि सदस्य देश है दोनों महाशक्तियों के जो दोनों गुटों से अलग रहना चाहते थे, ये इसका पहला उद्देश्य कि जो भी सदस्य देश हैं वो महाशक्तियों विशेषकर रूस और अमेरिका के गुटों से अलग रहे। अगला उद्देश्य था सदस्य देशों के आपसी सामाजिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। तीसरा जो इसका गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था वो था कि विकासशील देशों के सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाना, और संपूर्ण विश्व से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को समाप्त करना। क्योंकि जितने भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो भी सम्मिलित देश थे वो सब उपनिवेशवाद से पीड़ित थे, साम्राज्यवाद से पीड़ित थे। उसका विरोध करना, उसको समाप्त करना, और दूसरे जो भी देश उस समय उपनिवेशवाद के चंगुल में थे उनको आज़ाद कराने में योगदान देना, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। अगला हमारा प्रश्न है परंपरागत सुरक्षा के किन्हीं 4 तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है परंपरागत खतरे। इसका स्रोत कोई दूसरा देश होता है, अन्य देश होता है जो सैनिक हमले की धमकी देकर किसी देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित करता है। दूसरा, युद्ध किसी
किसी युद्ध में सिर्फ सैनिक ही घायल या मारे नहीं जाते, बल्कि जन सामान्य को भी इससे बहुत ज़्यादा हानि होती है। अगला है शक्ति संतुलन। कोई भी देश अपने पड़ोसी देश की शक्ति का सही सही आकलन करके भविष्य की नीति तैयार करता है। और गठबंधन करना, जिसमें विभिन्न देश सम्मिलित होते हैं और जिन्हें सैनिक हमले से रोकने के लिए या अपनी रक्षा के लिए मिलजुल कर कदम उठाने होते हैं। इस तरीके से ये जो परंपरागत सुरक्षा के 4 तत्व थे वो है। अगला है सुमिलित करना है। राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, राजग और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इसमें कौन कौन सा जो गठबंधन है वो किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय मोर्चा है वो जनता दल और क्षेत्रीय दलों ने मिलकर बनाया था। संयुक्त मोर्चा कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों ने मिलकर बनाया था। राजग यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल जो डेमोक्रेटिक अलायंस है वो आप ये भाजपा और क्षेत्रीय दलों ने बनाया था। और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपी जिसको बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, ये कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय मोर्चा के जो भी दल थे इन्होंने मिलकर के इसको बनाया था। अगला प्रश्न है हमारा जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी में अंतर बताइए। तो इसको मैंने पहले भी बताया, एक मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आप किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। वो वीडियो आप जरूर देखें, इसी चैनल पे है, इसी चैनल की जो प्लेलिस्ट है 12वीं बोर्ड की, उसी में आपको मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस की। और उसमें मैंने विशेष रूप से बताया कि आपको प्रश्न के उत्तर है वो आपको, अगर आपकी तुलना वगैरह दी हुई, अंतर दिया हुआ है, तो आपको टेबल बना करके उत्तर लिखने हैं, अन्य प्रश्नों में पॉइंट बना कर लिखने हैं। और मान लो जहाँ भी नक्शा या और कोई चित्र डायग्राम वगैरह की गुंजाइश हो वो आप वहाँ जरूर बनाएं। तो अब जैसे भारतीय संघ और एक साइड में आप स्वतंत्र पार्टी लिख दें। अब दोनों की अंतर लिखना है तो इसकी पहला है कि भारतीय जनसंघ भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अर्थव्यवस्था चाहती थी। ये देश में जागीरी जो जिंदारी उन्मूलन तो चाहती थी, परंतु ये स्वैच्छिक सहकारी कृषि प्रणाली का विरोधी नहीं थी। जबकि स्वतंत्र पार्टी है वो सरकार की अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप रखने में विश्वास करती थी कि अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो। उसका विश्वास था कि देश की समृद्धि स्वतंत्रता के तरीके के माध्यम से ही आ सकती है। अगला है कि जो भारतीय जनसंघ है संपूर्ण देश में एक भाषा एक संस्कृति विचार की समर्थक थी और धारा 370 का विरोध करती थी जो जम्मू कश्मीर में लागू थी। जबकि स्वतंत्र पार्टी ने एक भाषा एक संस्कृति की बात नहीं की और न ही धारा 370 का कोई विरोध किया। ये दोनों के बीच में अंतर है। अगला अंतर है कि ये पार्टी यानी जो भी भारतीय जनसंघ है वो सभी तरह के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का विरोधी थी, परंतु देश की प्रतिरक्षा और मौलिक उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी का विरोधी भी नहीं थी। स्वतंत्र पार्टी है वो राज्य के हस्तक्षेप, केंद्रीकृत नियोजन, राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति को पसंद नहीं करती थी, यानी ये सरकार के कम से कम हस्तक्षेप को मानती थी। अगला है भूमि सुधारों में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है। तो भूमि सुधारों में विशेष रूप से इंदिरा गांधी के समय में भी भूमि सुधार काफ़ी जो किए गए थे। तो उसके कुछ भूमि सुधार के जो पॉइंट है वो है, पहला जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, दूसरा भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करना यानी चकबंदी करके खेती के कार्य को अधिक सुविधाजनक बनाना, क्योंकि छोटे छोटे खेतों में अधिकांश जमीन है वो इस खेतों की जो भी बाड़ वगैरह है, दीवार है, बाउंड्री वगैरह उसमें फालतू चली जाती है। इसके अलावा अधिकतम भूमि की सीमा रखने की जो भी है सीमा निर्धारित करना कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि रख सकता है, बेकार और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की व्यवस्था करना, सिंचाई के साधनों का विकास करना, उन्नत बीज और खाद की व्यवस्था करना, कृषि हेतु ऋण अनुदान आदि की व्यवस्था करना, कृषकों को उनकी उपज की उचित और कीमत दिलाने का प्रयास करना और कृषकों की समस्या के समाधान हेतु कृषि सेवा केंद्रों की व्यवस्था करना। ये कुछ महत्वपूर्ण भूमि सुधार से संबंधित जो भी प्रावधान थे। अगला है दक्षिण एशिया में भारत का दबदबा समझने के लिए कौन से कारण जिम्मेदार है, यानी दक्षिण एशिया में भारत का दबदबा है, किन किन बातों से आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला, तो भारत का आकार अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, बहुत विशाल है। दूसरा पॉइंट, भारत इन छोटे देशों में अत्यधिक शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण है, यानी दूसरे आसपास के जितने भी देश हैं उनकी तुलना में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हर दृष्टि से शक्तिशाली है। और भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने की मदद मिलेगी, जबकि छोटे देश सोचते हैं कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा स्थापित करना चाहता है। खास करके जैसे पाकिस्तान के मामले में भारत चाहता है कि अमेरिका या दूसरे देश है वो भारत पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप नहीं करे, जबकि जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो चाहते हैं कि भारत का दबदबा नहीं रहे, इसलिए वो दूसरे देशों से जैसे पाकिस्तान है कई बार चीन से गठबंधन करता है, कई बार अमेरिका से समझौता करता है। इस तरीके से ये स्थिति है। दूसरा है, दक्षिण एशिया का भूगोल ऐसा है कि भारत इसके मध्य में स्थित है। जैसे आप अगर एशिया का नक्शा देखेंगे, विशेषकर दक्षिण एशिया का, तो भारत है वो एक तरफ से तो
उत्तर से हिमालय से। इसके अलावा इसके एक साइड में पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देश हैं, जबकि उत्तर की तरफ नेपाल है, भूटान है, इसके अलावा बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण की तरफ श्रीलंका, मालदीव जैसे देश है। तो इसकी जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, बहुत अच्छी है और भारत इनके मध्य में स्थित है और शेष देश है भारत की सीमा के आसपास पड़ते हैं। और इन सभी देशों का भारत से किसी न किसी रूप में उसकी भारत की है वो आवश्यकता पड़ती है, चाहे समुद्री व्यापार में हो या अन्य क्षेत्रों में हो। और भारत विशालताओं का देश है, विभिन्न प्रकार की जो भी खनिज वगैरह या जो भी प्राकृतिक संसाधन भारत के पास में है, जिसकी आवश्यकता पड़ोसी देशों को पड़ती रहती है। इस कारण भारत का जो दक्षिण एशिया में एक तरह से दबदबा है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के पीछे क्या कारण है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद बढ़ रहा है इसके पीछे निम्न कारण है। कोई भी आप उत्तर लिखें तो उसको आप बिंदुओं में लिखें, पॉइंट वाइज लिखें। पहला कारण है तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी में तेजी से हुई प्रगति ने आतंकवादियों के दुस्साहस में वृद्धि की है और ये एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से आतंकवाद आज संपूर्ण विश्व में पैर जमा चुका है। दूसरा है तस्करी, जमाखोरी, वायुयान का अपहरण, पानी के जहाज़ों को बंधक बनाने जैसी घटनाओं के पीछे वैश्विक अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण है और आतंकवादी द्वारा किसी भी देश की मुद्रा का अंतरण करना आसान हो गया है। अत्याधुनिक हथियारों को नवीन प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित करके उन्हें बेचने की प्रतिस्पर्धा शीत युद्ध के दौर की जो शैली है और व्यापक स्तर पर उन्माद जागृत करके आतंकवाद की जो खूनी होली खेलने के हथियारों बनाने की कंपनियां हैं, वो सरकार और व्यापारी समान रूप से इसके लिए उत्तरदायी है। और यातायात के साथ सुगम साधनों ने और स्वतः चालित जो भी यान है उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को योगदान दिया है। इस तरीके से ये आतंकवाद को बढ़ाने वाले कुछ कारण हैं जिनके कारण आतंकवाद बढ़ रहा है। अगला है एक प्रभुत्व वाली दल प्रणाली के लाभों का वर्णन कीजिए। यानी एक प्रभुत्व के दल का मतलब कि किसी एक दल को अगर स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो इसके क्या लाभ है। इसका अगर उल्टा अगर पूछा जाए तो गठबंधन प्रणाली के जो दोस्त थे क्या थे, तो वो और इसी ये लगभग मिलते जुलते हैं, क्योंकि इसके जो भी लाभ होंगे वो जो भी गठबंधन प्रणाली के दोस्त होंगे वो इसमें लाभ होंगे। तो एक प्रभुत्व वाली दल प्रणाली के लाभ ये है कि इस प्रणाली में एक तो सत्ताधारी दल की स्थिति सुदृढ़ होती है। मैंने पहले बताया कि गठबंधन में जहाँ प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल कमजोर होता है, वहीं जो एक दल का प्रभुत्व है यानी किसी स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को मिलता है, जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो इनकी पार्टी को स्पष्ट बहुमत है, तो सरकार बहुत मजबूत होती है। सरकार कोई भी निर्णय है वो अपने बल पे ले सकती है। जो भी इसके सहयोगी दल है वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि पार्टी को स्पष्ट बहुमत होता है तो वो जो भी दृढ़ निर्णय ले सकते हैं और स्वतंत्र रूप से शासन का संचालन कर सकते हैं। जबकि गठबंधन में जो भी प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल होता है उसको जो भी सहयोगी दल जो उसको समर्थन दे रहे हैं उनकी बात को भी कहीं ना कहीं मानना पड़ता है, उनके दबाव में काम करना पड़ता है। दूसरा, इसका शासन में स्थायित्व रहता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जहाँ गठबंधन के दौर में स्थायित्व कम होता है, जबकि एक प्रभुत्व के दौर में स्थायित्व ज़्यादा होगा। राष्ट्रीय नीतियों में अधिक परिवर्तन नहीं होता, उनमें निरंतरता बनी रहती है। कानून व्यवस्था की स्थिति समाज में सुदृढ़ होती है। शासन का संचालन सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सरलतापूर्वक किया जा सकता है और ये प्रणाली आपातकाल का मुकाबला आसानी से कर सकती है। तो ये कुछ जो फायदे थे एक दलीय बहुमत जो प्रणाली है उसके। अगला प्रश्न है भारतीय नियोजन की प्रमुख कठिनाइयाँ बताइए। यानी भारत में नियोजन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। तो पहली कठिनाई तो है कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों के बीच में किसमें अधिक संसाधन लगाए जाने चाहिए ताकि सीधी दिशा विकास हो सके। और ये जब देश आज़ाद हुआ तो देश की जो विकास योजना बनाई गई तो उसमें भी ये मुद्दा था, कृषि पे ज़्यादा जोर दिया जाए या उद्योग धंधों पे। कुछ जो देश के नेता या एक जो वर्ग था वो कृषि पे ज़्यादा जोर देने की बात कर रहा था, क्योंकि भारत है वो ग्रामीण देश या ज़्यादातर जो भारत की आबादी थी वो ग्रामीण थी, अभी भी ग्रामीण है। लेकिन कुछ लोग तो कहते थे कि बिना उद्योगों के विकास के कृषि का विकास नहीं हो सकता, इसलिए औद्योगिक विकास पे बल दिया जाना चाहिए। और भारत ने इसीलिए एक और जो पॉइंट था कि भारत समाजवादी व्यवस्था अपनाए या पूंजीवादी, तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई और विभिन्न प्रकार की पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के बाद पहली बार जैसे पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ध्यान दिया गया, दूसरे में उद्योगों पे ध्यान दिया, तरीके से एक एक क्षेत्र को ध्यान दिया। तो ये नियोजन की कुछ कठिनाई थी। अगली कठिनाई थी कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक वर्ग तो समृद्ध हुए, लेकिन इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ी, तो ये भी इसकी कठिनाई थी। दूसरा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण जो प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि की गति है वो मंद रही और जो नियोजन का सबसे बड़ा कारण बना या नियोजन की कठिनाई बना, क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं उसमें तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण वो योजनाएं हैं वो पूर्ण रूप से साकार नहीं हो पाती। जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़े बीमारी के रूप में एक तरह से सामने आई। अगला हमारा प्रश्न है भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों के मध्य उभरती सहमति के कोई 4 बिंदु बताइए। यानी वर्तमान में किन बिंदुओं पे जितने भी राजनीतिक दल है भले ही वो आपस में एक दूसरे से वैचारिक मतभेद हो, लेकिन
किन किन मुद्दों पे सहमति है। ये अगर पाठ का आप अध्ययन करेंगे तो पाठ के पीछे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, उनको है। तो इस प्रत्येक जो पाठ है उनके भी मैंने अलग-अलग वीडियो बना रखे हैं और 10 मिनट में प्रत्येक पाठ का मैंने रिवीजन करवाया हुआ है, तो समय मिले तो आप वो ज़रूर देखें। पहला है, नई आर्थिक नीति पर अधिकांश दलों ने सहमति प्रदान की है और उनका मत है कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा। यानी जो नई वर्तमान वैश्वीकरण जो है ना, ग्लोबलाइजेशन या एलपीजी की जो नीति है कि निजीकरण, बहुराष्ट्रीयकरण वगैरह, इन पे सभी दलों ने सहमति जताई है कि वर्तमान परिस्थितियों में ये आवश्यक है, इसमें किसी दल को कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे को सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकृति प्रदान की है। सभी दलों का मानना है कि पिछड़ी जातियों और को भी राजनीतिक अधिकार वगैरह मिलने चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है जिस पे सभी दलों की सहमति है वो है कि अधिकांश राजनीतिक दलों ने शासन में प्रांतीय दलों की भूमिकाओं को स्वीकार किया है। जो भी लोकल पार्टीज हैं उनका भी अपना महत्व है। और अगला है, गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर के स्थान पर सत्ता में हिस्सेदारी की बात पर बल देते हैं कि गठबंधन के दौर में राजनीतिक दल ज़्यादा से ज़्यादा अपना पार्टी की सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, चाहे उनकी जो भी नीतियाँ हो वो चेंज हो, तो विचारधारा के स्थान पे सत्ता में हिस्सेदारी पे ज़्यादा बल दे रहे हैं। ये ज़्यादातर पार्टियां हैं वो अब मानने लगी है, सहमति उनकी है। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट जो इस पार्ट के जो मॉडल पेपर जो था, 5वां जो मॉडल पेपर था, मैंने आपको करवा दिया। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा। एक और मॉडल पेपर, 6ठा मॉडल पेपर, वो भी मैं बहुत जल्दी इसका वीडियो अपलोड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।